हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं आपका हिंदी गुलमोहर व्याकरण वाटिका का 10वां चैप्टर सर्वनाम तथा सर्वनाम के भेद। पहले हम जानेंगे सर्वनाम क्या है और उसके कितने भेद हैं। बच्चों, सर्वनाम जो है ये इंग्लिश में हमने पढ़ा है प्रनाउन प्रनाउन एंड इट्स टाइप्स। तो आइए पहले निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ते हैं। सुनीता ने अपने दोस्तों के साथ ताजमहल देखने जाने का कार्यक्रम बनाया। सुनीता के सभी दोस्त समय से ताजमहल पहुंच गए और सुनीता का इंतजार करने लगे। सुनीता को बाजार से खाने पीने का सामान खरीदना था, इसलिए सुनीता थोड़ी देर से पहुंची। सुनीता ने पहुंचकर सबसे क्षमा मांगी। फिर सुनीता ने सबके लिए टिकट खरीदी। उसके बाद सुनीता अपने दोस्तों के साथ अंदर गई। अब यह गद्यांश पढ़कर आपको क्या लगा? कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि बार बार हम एक ही व्यक्ति जो सुनीता है उसका नाम हर वाक्य में लिखते जा रहे। वो बड़ा सा अजीब सा अटपटा सा लगता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। आपको यह गद्यांश अटपटा लग रहा है ना? कारण यह है कि इसमें संज्ञा शब्द सुनीता को बार बार दोहराया गया है। संज्ञा क्या है बच्चों? हमने क्या पढ़ा? किसी भी नेम प्लेस एनिमल थिंग, जो कि आपका कोई भी वस्तु, व्यक्ति या चीज को हम संज्ञा बोलते हैं। अब यदि इसे इस प्रकार लिखा जाए तो यह स्वाभाविक लगने लगता है। सुनीता ने अपने दोस्तों के साथ ताजमहल देखने जाने का कार्य बनाया। इस वाक्य में बच्चों हमारा जो मुख्य संज्ञा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है सुनीता। अब दूसरी वाक्य देखिए, उसके सभी दोस्त समय से ताजमहल पहुंच गए और उसका इंतजार करने लगे। अब इसमें आपको क्या अलग लग रहा है पहले वाक्य से? पहले वाक्य में हम देखिए यहाँ पे जो है सुनीता ने अपने दोस्तों के साथ ताजमहल देखने का कार्यक्रम बनाया। अब फिर से हम सुनीता लिख रहे हैं। सुनीता के सभी दोस्त समय से ताजमहल पहुंच गए और सुनीता का इंतजार करने लगे। अब इसी चीज को थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए और पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, हम दूसरे वाक्य में देखिए सुनीता जो संज्ञा है उसके जगह पर हमने उसके लिखे। किसके? सुनीता के। तो सुनीता के लिए हम दूसरे वाक्य में लिखेंगे उसके। उसके सभी दोस्त समय से ताजमहल पहुंच गए और उसका, किसका? सुनीता जो हमारा मुख्य संज्ञा है जिसके बारे में हम हर वाक्य में बात कर रहे हैं। हर वाक्य में सुनीता शब्द न इस्तेमाल हो, इसी वजह से हम कुछ शब्द जोड़ते हैं या संज्ञा के बदले हम इन शब्दों को लिखते हैं जो हमारे सर्वनाम कहलाएंगे। अब तीसरा वाक्य देखिए, उसको बाजार से खाने पीने का सामान खरीदना था, इसलिए वह थोड़ी देर से पहुंची। अब फिर से हम ये वाक्य में सुनीता सुनीता दो बार नहीं लिख रहे, हम उसको संबोधित कर रहे। उसको बाजार से खाने पीने का सामान खरीदना था, इसलिए वह, कौन? सुनीता, थोड़ी देर से पहुंची। फिर दूसरा वाक्य देखिए, उसने पहुंचकर सबसे क्षमा मांगी। फिर उसने सबके लिए टिकट खरीदी। किसने? सुनीता ने। उसने पहुंचकर सबसे क्षमा मांगी। फिर उसने, किसने? सुनीता ने सबके लिए टिकट खरीदी। उसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ अंदर गई। या लास्ट वाक्य में भी देखिए वह जो है वो सुनीता के लिए ही है। तो हर वाक्य में हमने देखा कि बार बार सुनीता संज्ञा शब्द न लिखते हुए हम सुनीता संज्ञा शब्द के जगह पर कुछ शब्द लिखेंगे जो कि सर्वनाम का महत्व बढ़ाते हैं। अब स्वाभाविक लगने का कारण है संज्ञा शब्द सुनीता का बार बार दोहराया न जाना और उसके स्थान पर उसके, उसका, उसको, वह आदि शब्दों का प्रयोग किया जाना। संज्ञा या नाम शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो हमने क्या सीखा कि संज्ञा या जो हमारा नाउन है या नाम शब्दों है किसी भी स्थान, वस्तु, व्यक्ति के लिए, उन जगहों पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं बार बार, वे सर्वनाम उनका जगह ले लेता है। यह ध्यान रखिए कि वाक्य में सर्वनाम भी
वही प्रकार या फंक्शन करते हैं जो संज्ञा शब्द करते हैं। तो आइए जानते हैं परिभाषा क्या है सर्वनाम की। वाक्य में संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। कोई भी वाक्य या सेंटेंस में संज्ञा शब्द जो कि हमारे नाउन शब्द है उनके स्थान या जगह पर प्रयुक्त या फंक्शन होने वाले शब्दों को सर्वनाम या हमारे इंग्लिश में प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, और इनसे उसका कोई भी मीनिंग चेंज नहीं होता है। ठीक है, वह वही प्रकार करते हैं जो संज्ञा शब्द करते हैं। एक्सक्यूज मी। अब आइए देखते हैं सर्वनाम भेद प्रभेद। अब जिस तरह सभी संज्ञा शब्द एक जैसे नहीं होते, उसी तरह से सर्वनाम शब्द भी एक जैसे नहीं होते। सर्वनाम के निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। अब देखिए सर्वनाम जो हमारे प्रोनाउन है उसके कितने टाइप्स या भेद है हम इसमें जानेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें आते हैं आपके मैं, हम, तू, तुम, आप, व, वे। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें आता है आपका यह और वह। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें आता है कोई या कुछ। चौथा जो है आपका है प्रश्नवाचक सर्वनाम, या कौन या क्या। पांचवा है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, इसमें आता है जो, सो, वह। निजवाचक सर्वनाम आपका छठा वाला सर्वनाम है, जिसमें आता है अपने आप, स्वयं या खुद। अब इन सबको हम विस्तार से समझेंगे और पढ़ेंगे और जानेंगे। पहला जो सर्वनाम का भेद है बच्चों आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए हमने इंग्लिश में पढ़ा था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ओके, वैसे ही हमारा ये जो पुरुषवाचक मतलब पुरुष मतलब पर्सन रिलेटेड, कितने पर्सन है, एक या एक से अधिक, एक वचन या बहुवचन, उस हिसाब से हम पुरुषवाचक सर्वनाम को समझेंगे। जब भी दो लोग बातचीत करते हैं तो एक होता है वक्ता और दूसरा होता है श्रोता। वक्ता वो जो बोलने वाला, श्रोता वो जो सुनता है। तो जब भी दो लोग बातचीत करते हैं तो वक्ता कभी अपने बारे में कुछ कहता है, कभी श्रोता के बारे में, और कभी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जो वहां मौजूद नहीं है। तो हम क्या करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में? पुरुषवाचक मतलब किसी भी एक पर्सन के बारे में बात कर रहे। वो पर्सन अगर हम खुद है तो हमें वो फर्स्ट पर्सन, जो इंग्लिश में हम बोलते हैं ना फर्स्ट पर्सन, और हम वही वक्ता है। अब बातचीत हमेशा दो लोगों के बीच होती है, एक होता है वक्ता और दूसरा होता है श्रोता। तो वक्ता जो अपने बारे में बात करता है तो वो कभी श्रोता के बारे में बात करता है, और कभी वो एक तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो वहां पे मौजूद नहीं है। अब इन तीनों ही स्थिति में वक्ता द्वारा अपने लिए, श्रोता के लिए और उस तीसरे अनुपस्थित व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो कितने स्थितियां हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में? तीन। कौन ये बताएगा कि तीन पुरुषवाचक सर्वनाम किस हिसाब से बटे गए हैं? जो आपका वक्ता है वो अगर अपने बारे में बोल रहा है, या श्रोता के बारे में बोल रहा है, या तीसरा किसी तीसरे इंसान के बारे में जो वहां पे उपस्थित नहीं है। तो इन तीन स्थितियों में वक्ता द्वारा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, जो कि हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इन्हीं आधारों पर पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के हो जाते हैं। एक है आपका उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, और तीसरा है अन्य पुरुष जो कि वहां पे उपस्थित नहीं होता है। आइए अब विस्तार से जानते हैं उत्तम पुरुष कौन होता है। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अपने नाम के स्थान पर करता है वे सर्वनाम उत्तम पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत एक वचन में मैं तथा मैं के सभी रूप जो कि मैंने, मुझे, मेरा आदि, तथा बहुवचन में हम तथा हम के सभी रूप हमने, हमें, हमारा आदि आते हैं। अब उत्तम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन।
फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है या फर्स्ट पर्सन प्लूरल भी हो सकता है, जो कि हमने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा था। तो वही जो उत्तम पुरुष आपका है वो आपका फर्स्ट पर्सन है। हिंदी में उत्तम पुरुष बोलते हैं फर्स्ट पर्सन को। अब फर्स्ट पर्सन आपका सिंगुलर के बारे में कर सकता है, एक वचन के बारे में, या प्लूरल जो कि बहुवचन के बारे में भी बात कर सकता है। तो उस हिसाब से हम कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है क। मैं कक्षा 6 का छात्रा हूँ। अभी ध्यान से देखिए इस वाक्य को बच्चों। मैं मतलब कौन? मैं वक्ता, मैं जो बात कर रही हूँ। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? अपने आप के बारे में बात कर रहा हूँ। और मैं कौन से वचन में हूँ? एक वचन। सो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जो है आपका, ये है आपका उत्तम पुरुष एक वचन। ठीक है। अभी ख में देखिए, मैंने काम कर लिया है। अब ये कौन बोल रहा है और किसके लिए बोल रहा है? यह वक्ता खुद अपने आप के लिए ही बोल रहा है। तो ये भी मैंने जो है आपका उत्तम पुरुष एक वचन, जो कि आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होता है इंग्लिश में। अब ग देखिए, मुझे कुछ रुपए चाहिए। यहाँ पर भी वक्ता अपने आप के लिए ही बात कर रहा है, अपने बारे में बात कर रहा है। वो क्या बोल रहा है कि मुझे कुछ रुपए चाहिए। तो ये भी आपका हो गया फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष एक वचन सिंगुलर। ठीक है। अब ये सब हम सिंगुलर या एक वचन उत्तम पुरुष का देखें। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण, जिसके क ख ग में हम देखेंगे बहुवचन उत्तम पुरुष, मतलब फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउंस, या हमारा उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम कौन कौन से हैं। पहला देखिए, हम कल फिल्म देखने जाएंगे। मतलब एक से ज्यादा, वक्ता बोल रहा है एक से ज्यादा लोगों के बारे में। हमें आपसे कुछ काम है, हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। मतलब ये जो सब हम, हमें, हमारे, ये सब बतलाता है कि वक्ता अपने ही बारे में बोल रहा है। जैसे हमने देखिए यहाँ पे पढ़ा, हम तथा हम के सभी रूप, जैसे हमने, हमें, हमारा आदि आते हैं बहुवचन में। तो उसके उदाहरण हमने अभी पढ़े। अब ये आपको समझ में आ गया उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है। उसी हिसाब से उत्तम पुरुष एक वचन के भी उदाहरण है। जो उदाहरण है उत्तम पुरुष के एक वचन, वे है मैं, मैंने, मुझे। और बहुवचन के हम, हमें, हमारे। अब चलते हैं मध्यम पुरुष के तौर। अब वक्ता द्वारा श्रोता के नाम के स्थान पर, बातचीत किस दोनों के बीच होती है? वक्ता और श्रोता। कितने लोग हैं? दो लोग हैं, एक है वक्ता, दूसरा है श्रोता। तो वक्ता द्वारा मतलब वक्ता अगर श्रोता जो सुनने वाले का नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करेगा, वे मध्यम पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। इस वर्ग में तू, तू मतलब एक वचन, तुम एक से ज्यादा हो सकता है तो बहुवचन, तथा आप बहुवचन, आधार सूचक मतलब रेस्पेक्टफुली, आधार के साथ, आदर के साथ। अब सर्वनाम तथा इनके विभिन्न रूप आते हैं। जैसे तू यह काम कैसे करेगी। अब देखिए बच्चों, ये पहला उदाहरण में ये कौन बात कर रहा है? वक्ता बात कर रहा है, लेकिन किसको संबोधित करके बात कर रहा है? श्रोता जो सुनने वाला है। तभी तो यहाँ पे आया तू। यह तू शब्द जो है यह श्रोता के लिए यूज हुआ है। तो तू यह काम कैसे करेगी, यह वक्ता श्रोता के लिए संबोधित करके उसका नाम न लेके उसके स्थान पर, श्रोता के नाम के स्थान पर तू वाला सर्वनाम इस्तेमाल कर रहा है, जो कि हमारा मध्यम पुरुष एक वचन सर्वनाम है। अब दूसरा देखिए, तुझसे कोई बात नहीं करना चाहता। इसमें भी वक्ता जो है श्रोता को संबोधित कर रहा है तुझसे सर्वनाम के तौर पे, उसका नाम नहीं लेके बल्कि तुझसे बोल के, तुझसे कोई बात नहीं करना चाहता। अब तीसरा देखिए, तुम अपना काम करो। अब वक्ता बोल रहा है श्रोता से कि तुम अपना काम करो। अब श्रोता जो है नाम नहीं लेके यहाँ पे तुम वाला सर्वनाम प्रयोग हुआ है, जो कि हमारा मध्यम पुरुष सर्वनाम है। चौथा देखिए, तुमको तो शादी में आना ही होगा।
पांचवा, आप किससे बात कर रहे थे? ये आप जो है यह भी मध्यम पुरुष है, बट ये है बहुवचन आधार सूचक, मतलब थोड़ा रेस्पेक्टफुली। अगर भी एक श्रोता हमसे बड़ा है तो हम उसको आदर दिखाते हुए या रेस्पेक्टफुली आप बोलेंगे। तो आप किससे बात कर रहे थे, यह भी आपका मध्यम पुरुष सर्वनाम है। 6, आपने झूठ क्यों बोला? यह भी आदर पूर्वक ही है, आदर सूचक, मतलब एड्रेसिंग समबडी रेस्पेक्टफुली। आपने झूठ क्यों बोला, यह मध्यम पुरुष में है। हिंदी में तुम तथा आप का प्रयोग एक वचन में होने लगा है, इसलिए बहुवचन में इनके साथ लोग शब्द जोड़ा जाता है। देखिए, क्योंकि हम तुम और आप थोड़ा आदर सूचक के तौर पे बोलते हैं, तो हमें तो कुछ फर्क होना चाहिए ना कि एक वचन क्या होगा और बहुवचन क्या होगा। तो क्योंकि हिंदी में तुम और तथा यूज कर रहे एक वचन में, इसीलिए हिंदी में बहुवचन का तुम और आप के साथ हम जोड़ देंगे लोग, मतलब तुम लोग, आप लोग, यह बन जाता है आपका मध्यम पुरुष बहुवचन। यह ध्यान में रखिए। अब और कुछ उदाहरण देखते हैं, एक वचन में प्रयोग और बहुवचन में प्रयोग। एक वचन में जो प्रयोग हुआ है वो देखिए, मीरा कल तुम जल्दी आ जाना। तो वक्ता मीरा जो श्रोता है उससे कह रहा है कि कल तुम जल्दी आ जाना। तो इसमें जो तुम वाला प्रयोग हुआ है सर्वनाम, वो हम क्या समझेंगे? मध्यम पुरुष एक वचन सर्वनाम। ठीक है। अब दूसरा देखिए, बच्चों तुम लोग कल जल्दी आ जाना। तो देखिए यहाँ पे बच्चों है, दैट मीन्स इट इज बहुवचन, एक से ज्यादा। तुम लोग, अब यहाँ देखिए हमने पढ़ा कि हिंदी में तुम भी आजकल एक वचन में आने लगा है, तो तुम का बहुवचन है तुम लोग। ठीक है। अब दूसरा देखिए, पिताजी क्या आप मेरे साथ चलेंगे? यह आप इसलिए इस्तेमाल हुआ कि पिताजी जो है हम उनको आदर के साथ संबोधित करके आप लगाए हैं यहाँ पे, लेकिन ये आप वचन एक वचन में ही जाएगा मध्यम पुरुष में। अब दूसरा देखिए, मित्रों क्या आप लोग मेरे साथ चलेंगे? आप लोग यहाँ पर जो है बहुवचन के तौर पे आदर आदर के साथ नहीं है, क्योंकि मित्र है हमारा, लेकिन मित्रों जो है बहुवचन है, तो आपका बहुवचन आप लोग हो जाएगा यहाँ। ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, तुम नाश्ता कर लो। वक्ता बोलने वाला श्रोता से बोल रहा है तुम नाश्ता कर लो, एक वचन मध्यम पुरुष सर्वनाम। अब तुम लोग नाश्ता कर लो, इस वाक्य का मतलब यह बताता है कि एक से ज्यादा लोग हैं जिससे वक्ता बात कर रहा है और उनसे कह रहा है कि तुम लोग, तो यह बन जाता है तुम्हारा बहुवचन मध्यम पुरुष सर्वनाम, तुम लोग नाश्ता कर लो। अब चौथा, बहन जी आप कहाँ रहती है? मतलब हमसे बड़े लोगों को हम संबोधित आप के साथ करते हैं, तो वक्ता जो है श्रोता को आप कह के आदर के साथ मध्यम पुरुष एक वचन सर्वनाम के तौर पे आप लगाया है यहाँ पे। वही वाला जो बहुवचन में प्रयोग होगा तो वो होगा, बहनों आप लोग कहाँ रहती है? बहनों एक से ज्यादा बहन, बहनों बन गया हमारा बहुवचन, और बहुवचन आपका हो जाता है आप लोग। तो मध्यम पुरुष भी हमने समझ लिया। अभी हम जाएंगे अन्य पुरुष के बारे में पढ़ने के लिए, जो कि हमारा थर्ड पर्सन कहलाता है, जो वहां पर ज्यादातर प्रस्तुत नहीं होता, जहां पर बातचीत वक्ता और श्रोता के बारे में हो रहा है। अब पढ़ेंगे, वक्ता या श्रोता के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के नाम के साथ पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे अन्य पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। इस वर्ग में एक वचन के अंतर्गत वह तथा उसके विभिन्न रूप, वह के विभिन्न रूप क्या है? उसने, उससे, उसमें आदि आते हैं, तथा बहुवचन के अंतर्गत वे तथा उसके विभिन्न रूप जैसे उनसे, उनका, उन्होंने आदि आते हैं। अब नीचे दिए गए कुछ उदाहरण के साथ समझेंगे। अब देखिए, एक वचन में प्रयोग होने वाला वह वाला सर्वनाम, वह मेरी बात नहीं सुनती। अब देखिए इस वाक्य में कितने लोग हैं? दो ही लोग हैं, एक है वक्ता, दूसरा है श्रोता। अब ये दोनों किसको, किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसी तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि वह सर्वनाम से संबोधित कहा कर रहा है। वह मेरी बात नहीं सुनती,
अब ये हो गया आपका एक वचन में। वे कल तक किताब लौटा देंगे। वे जो है वो भी एक वचन में प्रयोग होने लगा है आजकल। अब बहुवचन में प्रयोग, उससे मैं नहीं मिलूंगा। उससे मतलब तीसरा कोई इंसान, वक्ता बोल रहा है श्रोता से कि उससे मैं नहीं मिलूंगा। ये वक्ता ही बोल रहा है, लेकिन उससे जो है यहाँ पे आपका थर्ड पर्सन है या उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। उन्होंने झूठ क्यों बोला? उन्होंने मतलब उसने का बहुवचन उन्होंने, तो उन्होंने आपका जो है उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम है। उन्होंने झूठ क्यों बोला? यहाँ पर भी वक्ता जो श्रोता से बोल रहा है, किसी तीसरे इंसान बहुवचन में जो है उन्होंने। हिंदी में वे सर्वनाम का प्रयोग भी एक वचन में होने लगा है। अतः बहुवचन में इसके साथ भी लोग शब्द लगाया जाता है। जैसे हमने ये दूसरे एग्जाम्पल में देखा, वे कल तक किताब लौटा देंगे, तो ये हमारा ये जो सर्वनाम है यह आजकल एक वचन में होने लगा है, तो उसके साथ हम वे लोग लगाएंगे। ठीक है, बहुवचन में बदलने के लिए। उसके भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। एक वचन में प्रयोग, कल मेरे चाचा जी आए थे, वे वकील है। अब देखिए, हम वह वकील है नहीं बोल के वे वकील बोल रहे हैं, तो इससे हमें लगेगा कि अरे ये तो एक से ज्यादा हो सकता है, तो बहुवचन है। नहीं, आजकल हिंदी में वे सर्वनाम का प्रयोग भी एक वचन में होने लगा है। और यदि वे को हम बहुवचन में करेंगे तो वे लोग हो जाता है। जैसे कि हमारा दूसरा उदाहरण, वे लोग छुट्टी पर जाना चाहते हैं, मतलब एक से ज्यादा है और वे लोग छुट्टी पर जाना चाहते हैं। दूसरा देखिए, एक वचन में प्रयोग होने वाली सर्वनाम, भाई साहब से मिलो, वे तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। वे मतलब एक ही इंसान जो भाई साहब के लिए लगाया हुआ सर्वनाम है, उत्तम पुरुष हमारा एक वचन सर्वनाम है। अध्यापकों से मिलो, वे लोग तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। एक से ज्यादा अध्यापक के लिए हमने क्या लगाया सर्वनाम? वे लोग। और सिर्फ भाई साहब जो एक ही है, हमने लगाया वे सर्वनाम। तो इस प्रकार से हमारे तीन पुरुष हमने समझ लिए हैं। अब निश्चयवाचक सर्वनाम के ओर चलेंगे। निश्चयवाचक मीन समथिंग विच इज स्पेसिफिक, मतलब यही है। तो निश्चय मतलब सर्टन है, हम पक्का जिसको बोलते हैं ना, वही है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता चलता है, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत एक वचन में यह या वह तथा बहुवचन में ये और वे, यह का बन जाता है ये और वह का बहुवचन बन जाता है वे रूप में आते हैं। यह और ये का प्रयोग निकट के वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं इंग्लिश में दिस, दीज, ठीक है, वही है यह और ये हिंदी में। तथा वह, वे, दैट एंड दोज। दैट हो गया हमारा वह और वे हो गया हमारा दोज, प्लूरल बहुवचन का प्रयोग दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जा रहा है। अब उदाहरण के तौर पे देखेंगे, यह, ये तथा उनके रूप। अध्यापक पास में रखी किताब की ओर संकेत करते हुए। अब पास में जो रखा होता है उसे हम कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम यूज करेंगे? सलीम, इसे यहां से उठा ले जाओ। किताब कहाँ है? हमारे पास है, तो हम संकेत कर रहे हैं हमारे पास, तो इससे। लड़का अपने पास रखे केलों की ओर संकेत करते हुए, अरे बच्चों, इनको खाकर खत्म करो। इनको क्यों? क्योंकि केले हैं, एक से ज्यादा है, बहुवचन है। ठीक है। अब कहां पर वह और वे तथा उनके रूप इस्तेमाल होंगे? पिता दूर पड़ी कमीज की ओर संकेत करके, संकेत मतलब इशारा, कहां पर है वो कमीज? दूर है, तो हम वह किसकी है पिताजी बोलेंगे, वह किसकी है, दूर दिखा के बोलेंगे वह कमीज किसकी है। पिता दूर आदमी की ओर संकेत करते हुए, उनको यहाँ बुलाओ। तो उनको क्यों? क्योंकि वो थोड़े दूर पे है। अब चूंकि इन सर्वनामों से किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है, अतः इन्हें संकेतवाची सर्वनाम भी कहा जाता है। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम का दूसरा
शब्द क्या है? तो आप लिखेंगे संकेतवाची सर्वनाम। ध्यान रखिए, जिन वस्तुओं या व्यक्तियों की ओर से सर्वनाम संकेत करते हैं वे सामने उपस्थित होने चाहिए। वह सामने ही उपस्थित होने चाहिए। एक्सक्यूज मी। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय मतलब नॉट सर्टेन, जो निश्चित नहीं है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के तौर पे पढ़ेंगे। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में यह निश्चय न हो कि यह वह व्यक्ति कौन है या वह वस्तु क्या है, तब जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वह या वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में कोई व्यक्ति के लिए तथा कुछ वस्तु के लिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उदाहरण देखिए, शायद कमरे के अंदर कोई है। अब यहाँ पर कोई मतलब हमें पता नहीं है कौन है, हम वी आर नॉट सर्टेन कि अंदर कौन है, कोई भी हो सकता है, एनीबडी। सो सेकंड वाला देखेंगे, कोई आपसे बात करना चाहता है। अब हमें पता नहीं है कौन है वो आदमी जो आपसे बात करना चाहता है, इसीलिए हम कोई सर्वनाम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए। कुछ मतलब यह बताता है कि कुछ वस्तु दीजिए, मतलब मुझे पता नहीं आप मुझे क्या खाने के लिए देंगे, लेकिन कुछ खाने के लिए दीजिए। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा मतलब आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो यह हो गया हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब चलेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम या इंटरोगेटिव प्रोनाउंस जो है। कई बार किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में मन में प्रश्न उठते रहते हैं कि वह व्यक्ति कौन है या वह वस्तु क्या है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर हम प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम है कौन, हम जिसे हम इस्तेमाल करते हैं व्यक्ति के लिए, तथा क्या, कौन सा, कौन सी, कोई वस्तु या घटना के लिए। अब उदाहरण के तौर पे देखिए, इस पुराने टूटे फूटे घर में कौन रहता है। इस पुराने टूटे फूटे घर में कौन रहता है, कौन हम इस्तेमाल करते हैं किसी व्यक्ति के लिए। घर में तो इंसान ही रहते हैं ना, तो व्यक्ति रहते हैं, तो कौन वाला प्रश्नवाचक सर्वनाम यहाँ पे लगा। दूसरा देखिए, मेरे घर कौन चलना चाहता है। तो मेरे घर मैं किसी व्यक्ति या मनुष्य को ही बुलाऊंगी, उसके लिए हम कौन वाला प्रश्नवाचक सर्वनाम इस्तेमाल करेंगे। तीसरा, आप क्या खरीदना चाहते हैं। कोई वस्तु या चीज के लिए हम क्या सर्वनाम प्रयोग करेंगे। चौथा, इन घड़ियों में से तुम्हें कौन सी चाहिए। कौन सी मतलब बहुत सारी घड़ियां हैं, इनमें से तुम्हें कौन सी चाहिए। तो मैं पूछ रही हूँ कि इन घड़ियों में से तुम्हें कौन सी जो है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। अब पांचवा जो है संबंधवाचक सर्वनाम। अब जिन सर्वनामों से मिश्र वाक्य मतलब मिक्स्ड सेंटेंसेस के आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य के साथ जोड़ने का कार्य किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। प्रधान उपवाक्य मतलब पहला जो आपका सेंटेंस है, मिश्र वाक्य मिक्स सेंटेंस करना है, कि आश्रित मतलब जो भी हमारा सेंटेंस है वो दो पार्ट में होता है, एक आपका सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, जैसे इंग्लिश में पढ़ा है। वैसे ही आपका जो उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य जो क्लॉजेस है, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, आश्रित उपवाक्य मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉजेस जो मैंने आपको पढ़ाया था इंग्लिश ग्रामर में, तो उनको प्रधान उपवाक्य के साथ जोड़ने का कार्य किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। हिंदी में जो तथा जिस संबंधवाचक सर्वनाम है। देखिए उदाहरण, वह आदमी पकड़ा गया जो चोरी कर रहा था। वह आदमी पकड़ा गया, जो को आप अभी के लिए छोड़ दीजिए, चोरी कर रहा था। अब देखिए दो वाक्य, वह आदमी पकड़ा गया और चोरी कर रहा था, इन दोनों को जोड़ता है जो सर्वनाम। ठीक है, जो बतलाता है किसके बारे में, वही आदमी के बारे में जो चोरी कर रहा था। ठीक है। अब दूसरा देखिए, वह साड़ी फट गई जिसे आप लाए थे। आप जो साड़ी लाए थे वही फट गई। तो दोनों सेंटेंसेस को क्या जोड़ रहा है, जिसे।
यह वही बच्चा है जिसने इनाम जीता है। अब एक बच्चा है जिसको इनाम मिला है, तो उसके लिए हम सर्वनाम जो उपयोग करेंगे वो है संबंधवाचक, जो बताता है कि इनाम इसी बच्चे ने जीता है। तो जिसने इनाम जीता है यह वही बच्चा है। यह वही होटल है जिसमें मैं पहले भी रुका था। मैं पहले भी रुका था। अब ध्यान रखिए, जिसे, जिसने, जिससे, जिसको, जिसमें आदि जिस सर्वनाम के ही रूप है। ये सारे जो है ये जिस सर्वनाम के ही रूप है। एक्सक्यूज मी। अब सिक्स्थ वाला पढ़ेंगे। निजवाचक सर्वनाम। निज शब्द का अर्थ होता है अपना, स्वयं। निजवाचक सर्वनाम के सर्वनाम वे सर्वनाम है जिनका प्रयोग वक्ता के द्वारा वाक्य के कर्ता के लिए किया जाता है। अब कर्ता कौन है? जो कार्य करता है उसे हम कर्ता बोलते हैं। हिंदी में स्वयं, खुद, अपने आप ही आदि निजवाचक सर्वनाम है। उदाहरण देखेंगे। इस कमरे को वह स्वयं साफ करेगी। स्वयं मतलब खुद। तुम चाहो तो खुद खाना बना सकती हो, मतलब तुम खुद या स्वयं या अपने आप। तीसरा, वह अपने आप नहीं जा सकता। क्या सब लोग अपना काम अपने आप करेंगे? तो निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम है जिनका प्रयोग वक्ता के द्वारा वाक्य के कर्ता के लिए। अब देखिए, इस कमरे को वह स्वयं साफ करेगी, इसमें वक्ता बोल रहा है कर्ता के लिए, जो वह है, किसी को दिखा के बोल रहा है कि वक्ता बोल रहा है इस कमरे को वह स्वयं साफ करेगी। तो हमारा जो निजवाचक सर्वनाम का डेफिनेशन है वो क्या बोलता है? निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम है जिनका प्रयोग वक्ता के द्वारा, जो बोल रहा है उसके द्वारा, सेंटेंस में जो काम कर रहा है वाक्य में कर्ता के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसमें तो इस कमरे को वह स्वयं साफ करेगी। तुम चाहो तो खुद खाना बना सकती हो। अब वक्ता बोल रहा है तुम चाहो, श्रोता से बोल रहा है, तो खुद, ये खुद, स्वयं, अपने आप, ये सब आपका निजवाचक सर्वनाम हो गया, जो कि वक्ता बोलता है वाक्य में कर्ता के लिए। कर्ता कौन है? जो कार्य करेगा। ठीक है। अब इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद है। वक्ता द्वारा अपने लिए, श्रोता के लिए और उसे तीसरे अनुपस्थित व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हमने पढ़े, जो कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष सूचक सर्वनाम है। अब इस चैप्टर के साथ वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसके साथ, और अगर आपको कोई डाउट्स है इस चैप्टर के बारे में तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं जरूर क्लियर करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अभ्यास करेंगे। पहले आप ये वीडियो देख के समझ लीजिए, फिर वो अभ्यास ट्राई कीजिए खुद, और तभी आंसर्स देखिएगा। उसके बाद आपको जान के भी अच्छा लगेगा कि आपने कुछ समझ के एक्सरसाइज किया है, तो आपको एक प्राउड फीलिंग होगा कि आपने कुछ अचीव किया है समझकर। ये नहीं कि बस तुक्का लगा दिया और आंसर आ गया। ठीक है, तो पहले यह वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए और फिर अटेम्प्ट कीजिए अभ्यास को, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा। सो चिल्ड्रन, इफ यू लाइक माय चैनल, प्लीज लाइक, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बटन जरूर ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको सूचित हो जाए। तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। थैंक यू।